गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फेडरलिज्म पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर स्टेट के रिलेशंस के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 लिस्ट्स के बारे में पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि यूनियन लिस्ट कौन सी होती है, स्टेट लिस्ट कौन सी होती है और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है और कौन कौन से उनमें सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, कि देश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो एजेंडाज है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और जो कॉन्करेंट है उसमें दोनों है, यानी कि दोनों के एरियाज़ में आते हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट भी उस पर कानून बना सकती है और यूनियन लिस्ट भी। दोनों को उस पर कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन अगर दोनों ने अलग अलग कानून बनाए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वही उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो ये उसमें के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। एक रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स और थे जी, यानी कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो जो तीनों लिस्ट में से किसी में भी शामिल नहीं है, उन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में, कि लेजिस्लेटिव हो गए रिलेशंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, उन पर किनका दबदबा रहता है और किस तरह से वो उन रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में कानून बनाने के रिगार्डिंग इनके जो बीच में रिलेशंस है, देखो उनको हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 लिस्ट दिखाई गई है, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा एक रेजिड्यूरी पावर्स है। रेजिड्यूरी पावर्स क्या था? रेजिड्यूरी पावर्स में ये था कि जो तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आती है, जो सब्जेक्ट्स तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आते, वो रेजिड्यूरी पावर्स होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसमें थर्ड पॉइंट देखिएगा, रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि इफ़ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स पास ए रिजोल्यूशन, कि मान लो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स हैं, वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं दैट इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव ए यूनियन लॉ ऑन ए सब्जेक्ट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, कि जिसमें वो कहते हैं कि स्टेट्स कहते हैं कि भाई हमारी स्टेट लिस्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट को उस पर कानून बनाना चाहिए, तब यूनियन गवर्नमेंट उस सब्जेक्ट पर अपना कानून बना सकती है, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय पार्लियामेंट की पावर्स, क्योंकि हमने बताया था कि इमरजेंसी जिस समय भी देश में लगती है उस समय सारी पावर्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। देखिए, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में क्या था कि वॉर या एक्सटर्नल अटैक जब होता है तो उस समय, या इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, कि वॉर, एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। तो उस समय पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। इसको पावर ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है कि जिस समय जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके उस समय वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 इफ़ ए स्टेट गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर ये आ चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में होती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा, कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स होती है, कि अंडर आर्टिकल 249 इफ़ द राज्यसभा बाय ए 2/3 मेजोरिटी पास ए रिजोल्यूशन, कि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास करती है, दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन ए सब्जेक्ट, तो उस समय पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हमने राज्यसभा की पढ़ी हुई है। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट टू कंसीडर, कि हमने पहले पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट पास कर लेजिस्लेचर पास कर उन्हें राज्यपाल के पास भेजती है, गवर्नर पास, और गवर्नर अगर चाहे तो उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपने पास रोक के रख लगता है कि भाई प्रेसिडेंट से मैं इस पर डिस्कस करूंगा और प्रेसिडेंट जो कहेंगे उस तरह से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन रिजर्व ए बिल, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन रिजर्व ए बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसे अपने पास रिजर्व रख सकता है इफ़ ही थिंक्स दैट इट इन्वॉल्व्स ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि जिसमें लगता है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इस पर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्रेसिडेंट से इस पर बात करनी चाहिए, इस पर राय लेनी चाहिए, तो उसके लिए रिजर्व रख सकता है। और एक लास्ट इसमें आता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए अंडर आर्टिकल 253 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट टू गिव इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनता है, लेकिन कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई वो है, कोई कंपनी आ रही है या वो आ रही है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है और वहाँ पर अपना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना एग्रीमेंट कर सकती है, जिससे कि देश को बेनिफिट हो। तो अगर हम देखें लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने जितने भी पढ़ी हैं, तो इसमें हमने देखा है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मीन्स इनमें अधिकतर जो हमने ये 8 पॉइंट्स पढ़े, इनमें अगर हम देखें तो मोस्टली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर्स होती है। कहने को तो स्टेट लिस्ट बनाई हुई है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कई केसेस में उनमें ये दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उस पर कानून बना सकती है। ओके, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स रिलेशंस थे। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, कि वहाँ का प्रशासनिक जो रिलेशंस है वो क्या है। इन इंडिया द स्टेट हैव बीन गिवन दिस देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि इन स्टेट्स ने को अपना एरिया दिया हुआ है ऑपरेशन के लिए कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। स्टिल हावर कीपिंग इन व्यू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन मेड विच एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब उसमें देखिए द गवर्नर इज़ एन एजेंट ऑफ द सेंटर। देखिए इसमें पहले आता है गवर्नर, कि वहाँ का गवर्नर हेड होता है स्टेट का, एक राज्य का हेड गवर्नर होता है। अब गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसे अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहती है वैसे ही गवर्नर करता है। देखिए ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है और वो गवर्नर तभी तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, यानी कि इन द इनडायरेक्ट वे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। थ्रू हिम ए स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू नेसेसरीली, और इसके गवर्नर के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट पर गवर्नर अपना कंट्रोल रखता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। दो गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नाम मात्र का हेड होता है। ही इज़ एम्पावर्ड विद डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, तो उसके पास स्पेशल कंडीशंस में कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई है, कि इमरजेंसी के समय में हो गई या गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही, तो उस समय गवर्नर के पास पावर्स होती है और उस समय वो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। सेकंड, द स्टेट गवर्नमेंट आर एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होती है, जैसे कि दोनों ही स्टेट में भी और सेंटर में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लीडर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है। देखिए प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू एंट्रस्ट द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन यूनियन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ऑफिशियल्स, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। सच पावर्स कैन बी एंट्रस्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट विच आर नॉट अंडर देयर जुडिक्शंस, और ऐसी पावर्स में स्टेट गवर्नमेंट को ये कह सकता है कि भाई ये आपके जुडिक्शन एरिया में नहीं है, कि आपके न्यायिक क्षेत्र में नहीं है, ये आपके लिमिट से बाहर का है, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। ठीक है, अब इस नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इशू instruction to the state government to use their administrative powers in such a manner that the union government does not face hindrance in the use of its administrative power, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकती है
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के में कि यूनियन गवर्नमेंट, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट को अपना काम करने में कोई मुश्किलें ना हो। जैसे कि इस समय आप ले सकते हैं कोविड-19 कोरोना फैला हुआ है, तो इस समय जितनी भी डायरेक्शंस आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, सेंटर गवर्नमेंट से, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। द यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप देयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सूट मिलिट्री नेसेसिटीज़, कि मिलिट्री की नेसेसिटीज़ के लिए कम्युनिकेशन की जो मीन्स है उन पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑब्लाइज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है जनरली कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करे, अदरवाइज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इंस्ट्रक्शन टू स्टेट इन रिगार्ड टू यूज़ ऑफ रिवर वाटर फ्लो, कि नदी का पानी होता है उसके रिगार्डिंग वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हम पढ़ रहे हैं इनमें सभी में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट को तो नाम मात्र की पावर्स है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट कैन बी रिकमेंडेड बाय द गवर्नर, कि अगर गवर्नर चाहे तो किसी भी स्टेट में, वो जहाँ का भी वो गवर्नर है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। इफ़ द स्टेट मशीनरी, कि जब वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को करने में फेल हो, जब गवर्नर को लगे कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अनसक्सेसफुल हो रही है, फेल हो रही है अपने कामों में, तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर टू स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, कि एससी और एसटी जो है उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है कि नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही काम वहाँ पर स्टेट में करना पड़ेगा, ठीक है। द गवर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है, ठीक है, कि वहाँ के लोगों को सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, वहाँ के, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल पीपल्स है तो ट्राइबल लोगों को उनकी सोशल और इकोनॉमिक जो भी नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर गवर्नर है उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमने देखा कि स्टेट मशीनरी के ऊपर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसे स्टेट गवर्नमेंट से काम करा सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में है। अब इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंशियल की देखो मैंने पहले ही पढ़ा था कि स्टेट को अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है सेंटर, तो सेंटर जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से काम करा सकता है। देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द यूनियन गवर्नमेंट ऑल पावरफुल इन द फाइनेंशियल स्फेयर, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड हैव बीन सो डेमोक्रेटिक दैट स्टेट एंड सेंटर शुड हैव बीन ऑटोनोमस एंड सेल्फ, कि इस तरह से बांटा गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों अपने आप में सेल्फ रिलायंट है जो भी टैक्सेस वगैरह आते हैं, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ऑथोराइज्ड है बजाय स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है ना। तब देखिए वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है कि टैक्स कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, की टैक्स होता है वो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। दीज इंक्लूड टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर, कस्टम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, एक्साइज टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ लिकर, ओपियम और कैनबिस, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स, सेल, परचेज, ये अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, ठीक है। इन सभी टैक्सेस को जनरली सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट वो करती है, ठीक है, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, और फिर इनके बीच में जनरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो भी टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, लेकिन उसमें से अधिकतर पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और उसका कुछ पार्ट ही स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यानी कि कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की।
टैक्सेस लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, अब दीज इंक्लूड रेवेन्यू, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, सेल एंड परचेज, टैक्स ऑफ मटेरियल अदर देन न्यूज़पेपर, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड, वाटरवेज, ट्रैवल। ये जो अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह से, इन सभी को रेगुलेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, कि स्टेट गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट, कि इकोनॉमिक असिस्टेंस मैं अभी बता रहा हूँ कि देश में मान लो जैसे कहीं पर अभी कई जगह पर ये तो चक्रवाती तूफान आया था, कई जगह पर ये आप कह सकते हो कि नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, तो स्टेट की काफ़ी कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो उस समय जैसे फ्लड वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा मांगते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपनी शर्तों पर पैसा देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस देखिए, टैक्स लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, कि टैक्स लगाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट उसे कलेक्ट करता है। दीज आर यूज बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर, और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करता है, जिसमें स्टैम्प ऑन चेक, इंश्योरेंस पॉलिसी, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कि टैक्स कलेक्ट किया जाता है यूनियन योग करके उसके दे देती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड बट गिवन टू द स्टेट टू मीट, लेकिन वो स्टेट को देती है लेकिन उसके अपने खर्चों के लिए। दीज में इंक्लूड ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर। मीन्स एक अलग अलग तरह के टैक्सेस है, काफ़ी तरह के टैक्सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और फिर उसका कुछ हिस्सा मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। ड्यूटीज़ कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑन जूट एंड डिस्ट्रीब्यूटीज, कि जूट पर जो ड्यूटीज़ होती है वो कलेक्ट करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूटीज विद स्टेट्स, और स्टेट के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देयर आर टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, बट द टैक्स इज पार्शियली और होली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट, कि कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, उनको लोन देती है। पार्लियामेंट रिकमेंड्स ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, की स्टेट को कोई हेल्प की जाती है तो पार्लियामेंट उसे सैंक्शन करती है कि भाई इतना देना है, और उसके बाद ही वो उतना देता है। तो फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था वो 1951 में। ये कमीशन क्या है, एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है टैक्सेस वगैरह के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनके बेस पर अगर हम कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। किसी भी तरह के रिलेशन, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशंस हो गए, इसके अलावा चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो गए या लेजिस्लेटिव, सभी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा अधिकार होता है, ज़्यादा कंट्रोल होता है, और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ आप कह सकते हो कि पावर्स दी गई हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड उसमें। ओके, तो ये हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस थे। ओके, अब देखिए, अगर स्टेट सेंटर को कोऑपरेट करेगा उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकता है। ओके।